Assalamu alaikum students. Welcome in environmental chemistry, and as I have mentioned in the previous lecture, this is the continuity of industrial pollutants, and we are going to discuss part 2 of industrial pollutants. In the previous lecture, we have already seen this slide. So there are different types of industrial pollutants. The first one is carbon monoxide, and in this lecture we are going to discuss each of them one by one. So we will first see carbon monoxide. So carbon monoxide is an odorless, colorless gas formed when carbon in fuels does not burn completely. So carbon monoxide actually this is the result of incomplete combustion process you can say. ठीक है, जब कार्बन जो फ्यूल के अंदर होता है, फॉर एग्जांपल मीथेन के अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है, और पाकिस्तान में घरों में जो गैस यूज़ की जाती है तो खैर ये बहुत प्रेशियस गैस लेकिन एनीवेज यूज़ की जाती है मीथेन फॉर बर्निंग। तो समटाइम्स आपने देखा होगा कि बर्तन नीचे से जो काफ़ी काले से हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। एक्चुअली वैसे तो वो सूट की डेपोजिशन होती है, जो अनबर्न कार्बन है वो उसके अंदर ना सिर्फ जम जाता है उन बर्तनों के नीचे और गंदगी फैलाता है, इसके अलावा ये अनबर्न कार्बन मोनोऑक्साइड के बनने का भी बायस बनता है। ठीक है, सॉरी अनबर्नड, जब ये फ्यूल सही तरह से नहीं जलता तो वो कार्बन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, सूट में कन्वर्जन के अलावा, विच इज़ क्वाइट टॉक्सिक। A lot of people die every year from carbon monoxide poisoning caused by improperly used or malfunctioning fuel burning appliances. Carbon monoxide is a combustion pollutant, a gas, or this may be in particle form that comes from burning carbon based material. ठीक है, तो अब कार्बन जब अनबर्न रहेगा, ये मैं आपको पहले अभी 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 बता चुकी हूँ, तो ये पार्टिकल फॉर्म में, सूट फॉर्म में भी हो सकता है, या गैसियस फॉर्म में कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में, दोनों फॉर्म में, ये पार्टिकुलेट फॉर्म में हो या फिर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में, दिस इज हाईली हाईली harmful. Over the years, these sources have increased gradually and may have already caused the concentration of carbon monoxide to double since pre-industrial times, when harmful activities did not affect the global cycle of carbon monoxide and other traces. So, this is again the result of industrial revolution. As we have seen the industrial revolution, so the concentration of carbon monoxide in the air, it has increased to a very high level. Increasing level of carbon monoxide can lead to an increase of tropospheric ozone and a build-up of many other trace gases in Earth's atmosphere, which may in turn cause widespread perturbation of tropospheric chemistry, global warming and other climatic changes. अब इससे क्या होता है, ठीक है, जब इंक्रीज होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल तो उससे ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बढ़ जाती है, और इससे क्या होता है कि ट्रोपोस्फेरिक केमिस्ट्री में जो गैशियस बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, अब जब ओजोन देखिए, हमने पिछले लेक्चर्स में ये बड़े तफसील से पढ़ा है कि ट्रोपोस्फियर के अंदर जो ओजोन है वो सूरज से आने वाली हार्मफुल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, इसी वजह से ट्रोपोस्फियर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब अगर इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ओजोन का लेवल बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा कि ट्रोपोस्फेरिक केमिस्ट्री में जो गैशियस का बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसमें पर्टर्बेशन हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर ज़्यादा ओजोन होगी तो ज़्यादा ओजोन का मतलब है कि ये सूरज से आने वाली रेडिएशंस को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी, और टेम्परेचर, ट्रोपोस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, एंड ऑल दीज फैक्टर्स दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एंड अदर क्लाइमेटिक चेंजेस. The second important industrial pollutant is burning of fossil fuels. यानी बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स की वजह से इंडस्ट्रियल पोllutants बहुत ज़्यादा मिकदार में पॉइजनस गैसेस क्रिएट होती हैं,
अब बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल में कौन कौन सा फोसिल फ्यूल इंक्लूड है? दिस इज बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल सच एज कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एंड gasoline. All these are the fuels which we use in our motor cars, our bikes, right? Everywhere you will use this fuel, right? So carbon monoxide is a good indicator of how much fossil fuel is burned and how much of other pollutants are emitted as a result. Gases released by burning of combustion of fossil fuels, they include carbon monoxide, nitrogen oxides, sulfur oxides, and hydrocarbons. So all these are considered as pollutants, which are released because of burning of fossil fuels, and we know that all these are very dangerous. If their concentration is increased in the atmosphere, this can be very dangerous. These gases act like a blanket to trap energy that warm the earth surface. Again ये वही ग्रीन हाउस इम्पैक्ट और ग्लोबल वार्मिंग का फैक्टर है कि ये जब ब्लैंकेट के तौर पे अगर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो ये अर्थ को कवर कर लेंगी और ग्रीन हाउस इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी, और उसकी वजह से अगेन अर्थ का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एंड दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग. So continuing with fossil fuels, during the last 150 years, fossil fuel combustion has raised the amount of atmospheric carbon dioxide by more than 25%. So again, carbon dioxide, this is a greenhouse gas, and because of the combustion of fossil fuel, its concentration has been raised to an extremely alarming level, that is 25% increase, and this may again can cause global warming. The phenomenon of climate change is associated with floods and heavy rainfalls in main regions, यहाँ पर main आएगा MAIN, as well as more frequent droughts and severe heat waves. So these are all the impacts of global warming. अब इसकी वजह से क्या हो सकता है कि फ्लड्स एंड हैवी रेनफॉल्स आ सकते हैं. अब फ्लड्स किस तरह से कि ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से ग्लेशियर्स पर बर्फ पिघलने की वजह से बहुत ज़्यादा पानी आएगा, फ्लड्स होंगे और रेनफॉल की वजह बनेगी. इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके इन्वर्स भी हो सकता है. ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से फ्रिक्वेंट ड्रॉट्स, खुशक साली हो सकती है और ज़्यादा सीवियर हीट वेव्स हो सकती हैं. The third source of uh, industrial pollutant is sulfur dioxide. The poisonous gases as a result of fuel combustion and negatively affect human health along with that of environment. So poisonous gases, they can impact not only environment, they will have negative effect on human health. सल्फर डाइऑक्साइड इज द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन. ठीक है, ये पिछले लेक्चर में भी मैंने इसके मतलब डिस्कस किया था कि एसिड रेन जो है वो सॉक्स और नॉक्स की वजह से होते हैं. तो सॉक्स आर द oxides of sulfur, and NOx, these are the oxides of nitrogen. So sulfur dioxide के sources include combustion of fuel containing sulfur, mostly coal and oil, also produced during metal smelting and other industrial processes. तो ये मेटल इंडस्ट्री की बाय प्रोडक्ट है सल्फर डाइऑक्साइड. Sulfur dioxide and nitrogen oxides are the major precursors of acid rain. So again, SOx and NOx, these are the major reasons of acid rain, which has acidified soils, lakes, and streams, accelerated erosion of buildings and monuments, and reduced visibility. So all these are the different harmful effects of acid rain. Acid rain is produced because of SOx and NOx, और उसकी वजह से क्या होता है कि ये एसिडिफाई कर देते हैं सॉइल को, लेक्स को, स्ट्रीम्स को, जिससे ना सिर्फ ये कि ह्यूमन हेल्थ बल्कि बायोलॉजिकल हेल्थ पानी के अंदर वो भी मुतासर होती है. इसके अलावा बिल्डिंग्स की क्रूजन को ये एक्सेलरेट करती है एसिड रेन,
मोन्यूमेंट्स, मुख्तलिफ तरह की जो हमारी तारीखी विरसे हैं उसको भी ये ख़राब करती है। सल्फर डाइऑक्साइड ऑल्सो इज़ अ मेजर प्रिकर्सर ऑफ फाइन पार्टिकुलेट सूट विच पोजेज अ सिग्निफिकेंट हेल्थ थ्रेट। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये पार्टिकुलेट मैटर का भी मेजर प्रिकर्सर है, मेजर उसका जरिया है, और इससे भी सिग्निफिकेंट हेल्थ थ्रेट हम पड़ता है। The fourth industrial pollutant is nitrous oxide. These are reactive greenhouse gases that stem from carbon-based fuel combustion and are one of the primary contributor to the formation of acid rain. We have already discussed that. NO2 create highly acidic areas which kills off plant and animal life. Animal और plant life को खत्म कर देती है. Vehicles and electric power plants are dominant sources of nitrous oxide. So गाड़ियाँ and electric power plants. Oh my God. तो ये देखें इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स और व्हीकल्स बेसिकली ये NOx नॉक्स प्रोड्यूस करते हैं. होम हीटर्स एंड गैस स्टोव्स कैन प्रोड्यूस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इनसाइड होम्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड हेल्प टू फॉर्म एसिड रेन. अच्छा जी, अब इस पोल्यूशन की वजह से, नाइट्रस ऑक्साइड की पोल्यूशन की वजह से सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल डैमेज होती है, इंक्लूडिंग विजिबिलिटी इम्पेयरमेंट, कम नज़र आने लग जाता है. अच्छा, अब इसकी जो नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से जो इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है वो यूट्रॉफिकेशन का है. ठीक है, अब यूट्रॉफिकेशन पहले भी ये हम डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज एक्सप्लोसिव एल्गी ग्रोथ. ठीक है, ये वाटर बॉडीज के अंदर ये एक्सप्लोसिव एल्गी ग्रोथ होती है विच कैन डिप्लीट ऑक्सीजन इन वाटर बॉडी, जो कि ऑक्सीजन को ज़ाहिर है वो कंज्यूम कर लेंगी. ये प्लांट्स या एल्गी ग्रोथ, ये प्लांट ग्रोथ, ये बहुत बड़ी बड़ी फिर ग्रोथ हो जाती है ना, एल्गल ग्रोथ यूट्रॉफिकेशन के सिलसिले में और केस में, और फिर ये डिप्लीट कर देती हैं ऑक्सीजन लेवल को. और इसकी एग्जांपल है चेज़ापीक बे. दिस इज वन ऑफ द वाटर बॉडी इन यूनाइटेड स्टेट्स इन वर्जीनिया सिटी. ठीक है, अब देखें एक्चुअली एडवांस कंट्रीज में तो यूट्रॉफिकेशन का ये फिनोमेना स्टडी किया गया. ठीक है, और उसको फिर बुक्स वगैरह में एज एन एग्जांपल दे दिया गया. लेकिन ये चीज़ ज़ाहिर है डेवलपिंग कंट्रीज में भी होती है, लेकिन वहाँ पर इन चीज़ों की तरफ तो अभी तवज्जो गई ही नहीं. सो नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से यूट्रॉफिकेशन होती है विच इज़ द फिनोमेना इन विच देर इज़ एक्सप्लोसिव एल्गल ग्रोथ. और वो एल्गी ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं वाटर बॉडीज के अंदर, और वहाँ पर फिर फिश और दूसरी एक्वाटिक लाइफ के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और फिर वो एक्वाटिक लाइफ की डेथ होना शुरू हो जाती है. एंड दिस फिनोमेना वाज ऑब्जर्व्ड इन चेज़ापीक बे इन यूनाइटेड स्टेट्स. So the fifth source of industrial pollutant is particulate matter. We have discussed in the previous lectures about particulate matter, and here we will discuss about it in detail. Particulate matter is the general term for the mixture of solid particles and liquid droplets in air. So this is actually the PM, particulate matter, and this term is used for the mixture of solid particles and liquid droplets in the air. ठीक है, solid particles liquid droplets के साथ मिलके जो mixture बनाते हैं, this is termed as particulate matter. Fine particles result from motor vehicle, coal burning, electric power plant, factories, as well as from residential fireplaces and wood stoves. So these are the sources of fine particles, and when these fine particles from these sources they combine with liquid droplets, they form particulate matter. Large coarse particles come largely from wind blown dust. ठीक है, यानी wind blown dust, actually this is a term, wind blown dust. ठीक है, ऐसी डस्ट जिसको हवा उड़ा सके, ठीक, अपने साथ ले जाए, दिस इज रिफर टू एज विंड ब्लोन डस्ट, और उससे लार्ज कॉर्स पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं. एंड व्हीकल्स ट्रैवलिंग ऑन अनपेव्ड रोड्स and crushing and grinding operations. So large cost particles they result from
विंड ब्लोन डस्ट, इसके अलावा कच्ची मिट्टी वाली जो रोड्स होती हैं, इसके अलावा क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑपरेशंस, ऑल ऑफ देम दे प्रोड्यूस कोर्स पार्टिकल्स। इसके अलावा gases such as sulfur oxides, nitrogen oxides interact with other compounds in the air and they form fine particles. The tiny bits of soot can travel hundreds of miles downwind of the original pollution sources. तो ये जो सूट के टाइनी बिट्स हैं ये भी ट्रैवल कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल सोर्सेज ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट सूट इज मेजर कॉज ऑफ रिड्यूस्ड विजिबिलिटी। तो कई दफ़ा हवा के अंदर धुंधलापन नजर आता है, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस पार्टिकुलेट सूट, यानी सूट के अनबर्न्ड कार्बन के जो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी बिट्स, they result in particulate soot, which is the reason of reduced visibility, and it can cause damage to paints and building material as well. And the sixth one is, which is also quite important and dangerous one, VOCs, volatile organic compounds. Volatile organic compounds, these are referred to as VOCs. These are organic compounds that easily become vapors or gases. Along with carbon, they contain elements such as hydrogen, oxygen, fluorine, chlorine, bromine, sulfur, and nitrogen. So, you know, all these elements, fluorine, chlorine, bromine, sulfur, and nitrogen, along with hydrogen and oxygen, they are very toxic. This is a term that refers to the volatility of organic compounds from manufacturing operations and that escape into processes that escape into the air in a gaseous state. VOCs create both hazardous indoors and outdoor toxins, right? So actually these are VOCs, these are very very toxic. खास तौर पे ये suffocation cause करते हैं. Volatile organic compounds are released from burning fuels such as gasoline, wood, coal, or natural gas, and these are also emitted from oil and gas fields and diesel exhaust. So all these are the sources of VOCs. They are released from solvents, paints, glues, and other products which are used that are used and stored at home and at work. These are hazardous air pollutants, and volatile organic compounds, when combined with nitrogen oxides, react to form ground level ozone or smoke, which contribute to climate change. अब वैसे तो ओजोन अगर अपर एटमॉस्फेयर में है, मतलब इसकी एक ख़ास मकदार ही प्रोडक्टिव है, यूज़फुल है। अब ज़्यादा मकदार में अगर ओजोन हो तो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेगी, और अगर इसकी मकदार कम होगी तो वो भी डेंजरस है, क्योंकि ये हार्मफुल रेडिएशंस को फिर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी, वो ज़मीन पर आएंगी। ठीक है, तो अब जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ग्राउंड लेवल पे ओजोन अगर बनाते हैं तो ओजोन जो ग्राउंड लेवल पे है वो भी हैजर्डस होती है, क्योंकि इससे स्किन की डिजीजेस प्रोड्यूस होती हैं, और इसके अलावा क्लाइमेटिक चेंजेस आती हैं। VOCs plays a significant role in the formation of ozone and fine particulates in the atmosphere. अब VOCs की वजह से जब ओजोन बनेगी, अब ओजोन क्योंकि ओजोन में नेचुरल टेंडेंसी है कि रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, तो एक तो ओजोन हमने ट्रोपोस्फियर में ओजोन रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, और अगर वो ज़मीन की एटमॉस्फेयर में लोअर पार्ट में ही अगर वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी तो डेफिनेटली टेम्परेचर उस एरिया का फिर बढ़ जाएगा। सो these are the impacts, which are interrelated with the formation of VOCs. That is, VOCs can result in the formation of ozone. Ozone will absorb heat in the parts near to the earth surface, you can say lithosphere, and in other words the area where the concentration of ozone is high, this will result in increase in temperature in that area, और वहाँ पर गर्मी ज़्यादा फील होगी। Under sunlight, VOCs react with nitrogen oxides emitted mainly from vehicle, power plants, and industrial activities to form ozone, which in turn helps the formation of fine particulates. The accumulation of ozone, uh, free particulates, and other gaseous pollutants. So these are all the harmful effects of VOCs that this will result
in the accumulation of ozone-free particulates and other gaseous pollutants. So this diagram, this explains how all these factors, these are interrelated. तो मैंने इसको एक्चुअली काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया है किस तरह से ये motor vehicles, they will result in the production of NOx, as well as these industrial chimneys, as well as these cars, they can result in the production of VOCs, and NOx, and these VOCs, they can result in the production of smoke, which is very dangerous. Thank you very much. Right. Hope you people have enjoyed this lecture. Please like, share, and subscribe. If you have any problem, you are very welcome to ask. Allah Hafiz.